तो आपने ज्वाइन कब किया? यहाँ तो मैं 2014 में आया था। 2014 में? तो ये पहला एसएससी दिया आपने फर्स्ट टाइम? उससे पहले भी एग्जाम देते थे आप? देते थे रेलवे वगैरह का, या फिर कुछ कुछ डिफेंस का, पुलिस का, अपने स्टेट पुलिस का। स्टेट पुलिस नहीं, बिहार पुलिस? बिहार पुलिस। इवन मेरा बिहार पुलिस में हुआ भी था सिलेक्शन। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ। तो यहाँ क्या आ गया? रीजन ये था कि हुआ क्या, इसका मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ छोटा सा। हाँ। कि मैं जस्ट 10th पास किया था, और उसमें मेरी 10th नहीं, मतलब 11th वगैरह हुआ होगा, और 18 इयर्स का हुआ ही था मैं, और फॉर्म मैं भरा था पहले। तो मैं उसमें बहुत दुबला पतला था, तो और इत्तेफाक से मैं पढ़ाता था तो थोड़ा सा नॉलेज था। और जैसा कि बिहार पुलिस में उस समय उतने उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे जितना शायद अब आने लगे हैं। तो रिजल्ट हो गया और मैं दौड़ धूप करके मतलब फाइनल मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गए थे। लेकिन घर में लोगों को ऐसा लगता था कि सिपाही में नहीं जाना है, तो मैं नहीं गया। अच्छा, ये कब की बात है? 2000? ये है 2013 में मेरी ज्वाइनिंग, सॉरी 2012 में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। 2012? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2010 में हुआ था। सॉरी 2010 में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट ईयर में ही हो गया था जब कॉलेज में थे? हाँ, मतलब 2010 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था। हाँ। और फाइनल होने के जस्ट पहले मेरा ये ज्वाइनिंग आया था। तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी यहीं मुंबई में, महाराष्ट्र में पीसीडीए में मैं काम कर रहा हूँ। पीसीडीए बोले तो? पीसीडीए नेवी, प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स नेवी। मतलब अगर एसएससी से बात करें मोटा मोटी, तो एसएससी में जो डिफेंस में सीजीडीए होता है, एक सीएजी वगैरह, तो डिफेंस ऑडिट सीजीडीए कंडक्ट करता है। उसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, हिरार्की वाइज पीसीडीए वगैरह ऑफिस इस तरह से। ओके, तो मतलब जैसे सीएजी होता है ऐसे ही सीजीडीए है, लेकिन जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हाँ ना। और अभी आप पोस्टेड है मुंबई में, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी? हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग है। तो कैसा एक्सपीरियंस है मुंबई का, बिहार से मुंबई तक? तो कब आए थे फर्स्ट टाइम? मैं 2014 अक्टूबर में यहाँ आया था। और सच कहूँ तो इसके पहले मैं कोचिंग में पढ़ाता था। हाँ। और मैं और एक मेरे मित्र दोनों मिलके कोचिंग शुरू किए थे। तो वहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन चूंकि मैं बताया कि बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा ज़्यादा क्रेज है। नॉर्थ में ज़्यादा है, खासकर ज़्यादा क्रेज है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि उसी क्रेज के कारण हम यहाँ आ गए, है ना। लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग डेज की बात कहूँ तो ऐसा 2 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिसे मेरे आंख से आंसू नहीं आए थे। तो आपकी एज कितनी थी? मेरी एज 23 होगी। 23? हाँ, 22-23। तो आपका फर्स्ट डे कैसा था, मुझे बताओ, हुआ क्या? वही, सबसे पहले तो यहाँ आया तो नहीं, थोड़ा और डिटेल में, ट्रेन कौन सी बुक कराई, उससे पहले ट्रेन में यात्रा की थी नहीं की थी, अकेले आए कि नहीं आए? यात्रा तो की थी, एग्जाम देने के लिए बहुत सारे जगहों पर जाता था। कुछ में बैंकिंग का एग्जाम देता था मैं। फिर क्या था कि 2012-13 की बात है? 12-13 की बात है। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, फिलहाल भी नहीं, पहले भी नहीं थी। तो ऐसा उम्मीद है हिंदी अच्छी होगी। हाँ, मतलब अपेक्षाकृत कर सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या था कि मुझे फिर ऐसा फील हुआ, अपना मैं पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, शायद लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। तो उस समय क्या था कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो मैं फील किया कि बैंक में शायद सरवाइव करना मेरे लिए मुश्किल है, नौकरी लेना मुश्किल है। एसएससी मुझे नौकरी दे सकती है, क्योंकि मेरे मैथ्स अच्छे थे, रीजनिंग अच्छे थे, जीके जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, जो सबके जितने अच्छे होते हैं उतना मेरे भी। लेकिन एसएससी में भी तो बहुत बड़ा पोर्शन अंग्रेजी का आता है। हाँ, लेकिन यहाँ क्या था कि मैं जैसे फ्रेश था एकदम, बहुत सारे याद करने वाले चीजें थी। हाँ। तो याद करके मैं रट रूट करके काम चला लेता था। और बैंक में नहीं चलता था कैसे? बैंक में क्या था कि ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत मैटर करता था, है ना। साथ में जो प्रेसी और खासकर लिखने वाला भी कुछ कुछ आता था। और सबसे बड़ी बात है इंटरव्यू का, उसमें इंटरव्यू हुआ करता था। आईबीपीएस में इंटरव्यू होते थे, है ना। तो क्या हुआ कि तो 2014 के बाद जो मोदी जी के गवर्नमेंट आई, तो उसमें फिर कुछ रिफॉर्म्स हुए। उसके पहले इंटरव्यू होते थे। कई लोगों को पता भी नहीं होगा, यंग बच्चों को। हाँ, तो क्या हुआ कि शायद मैं मानता हूँ कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे नहीं रहे हों। ठीक है, मतलब आपकी जो खुद की इमेज थी वो ऐसी थी कि भाई अंग्रेजी में कम है, तो आपने क्या किया, एसएससी चूज कर लिया। एसएससी चूज किया और अच्छा किया भाई, उसके बदौलत सर्विस भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि बैंक वगैरह में, सॉरी रेलवे वगैरह में भी रिजल्ट हुए थे, लेकिन फाइनली यहाँ था तो मैं गया नहीं। तो ये मोटा मोटी कहानी है कि मैं पटना से ट्रेन बैठा, इसलिए कि जिस साल मैं ज्वाइन किया था उसी समय एक फिर मेंस था, तो सोचा मैं मेंस देते हुए ही मैं। तो आपका जो घर है, गांव है, जहां आप कोचिंग करते थे, वो सब पटना ही की बात? नहीं, वो गया की बात है। वो गया की मेरा होम टाउन गया है। मैं गया में पढ़ा और पढ़ाया,
पैदा भी वहीं हुए? हाँ, गया में ही। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक मेंस था पटना में, तो मैं सोचा कि चलो भाई मेंस देने के बाद ही अब ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब थोड़ा सा, तो एग्जाम दिया और रात की ट्रेन से यहाँ आ गया मुंबई। तो एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दौरान ना जब आप मुंबई नहीं आए थे तो हर एक आदमी के ना एक इमेज होती है, जैसे कि मेरी इमेज थी जब मैं गोवा गया कि यार गोवा ऐसा होता होगा, नहीं तो उस दौरान कैसी इमेज थी आपकी आने से पहले की? बहुत रियल में मतलब अच्छा है। क्या हुआ कि देखिए उस समय कुछ समय मतलब साल 2 साल पहले की बात है, रेलवे कुछ लोग यहाँ आए थे और बिहारियों को थोड़ा सा मतलब कहिए कि कुछ लोग को बिहारी पीटे भी गए। रेलवे के लोग मतलब आपके जानने वाले? रेलवे के परीक्षार्थी हम लोग कह सकते हैं, जो एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स आए थे और यहाँ थोड़ा सा कुछ हुआ था, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि महाराष्ट्र में नॉर्थ को ऐसे किया जाता वैसे किया जाता, तो इसी तरह का मेरे दिमाग में भी था। मैं डरा हुआ था, रियल में बताऊं, मैं आ रहा था यहाँ तो मुझे लग रहा था कि जाऊंगा फिर कैसा बिहेव होगा यार, इस तरह से बहुत सारे चीजें दिमाग में थी। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं फर्स्ट बार यहाँ आया तो LTT में उतरा, तो मैं अब नया जगह पर था तो डरते डरते ही पूछा, इस तरह का एक इमेज लेकर के आया था, तो पूछा कि सर मुझे जाना है CST और कोलाबा जाना है, मुझे ऐसा ऐसा, मैं जहाँ जाना था मैं बताया। अब कौन थे पता नहीं, लेकिन एक अंकल आए साथ में और बोले चलो मैं बताता हूँ, और वो बजाबता मतलब ट्रेन के बॉगी तक आए लोकल छोड़ने। हाँ, मैं एक्सप्रेस से लेकर के सब अर्बन की बॉगी, LTT में क्या है कि एक्सप्रेस का अलग है, थोड़ा चलने के बाद। हाँ, एक बार सबको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि तब की बात है जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। करेक्ट, हाँ। ये 2014 सर्च कर लिया? नहीं कुछ नहीं था, वो पुश करके ही काम चलेगा भाई। तो आए और वहां पर बताए कि देखो यहाँ पर बैठ जाना, यहाँ उतरेगी इस तरह से, और मैं आ गया CST आ गया। तो फिर मैं अपने ऑफिस में गया, तो मुझे ये लगा कि जो मैं जानता था सुनता था वो उतने सत्य नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जब मैं 10 साल रह चुका हूँ यहाँ पे, अब एक लंबा समय जा रहा है, तब मैं पूरी यकीन और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, शांत है, थोड़े शांत हैं, कोऑपरेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ होते रहता है, उस तरह की बातें चलती रहती है, तो वो अलग हो गए। मेरे भाग रहा होगा कि उस तरह के लोग हमसे नहीं मिले हों, ये भी हो सकता है, तो मेरा पॉजिटिव रिएक्शन है। अच्छा तो ठीक है, तो अभी आप 23 साल की उम्र में मुंबई आ गए ना, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा था? ज्वाइन किया वहाँ पे, चलो मुझे डेमोग्राफी बता दो कि नॉर्थ के लोग थे, साउथ के ज्यादा थे, कैसा था उस समय? यूपी बिहार के लोग बहुत सारे थे, यहाँ के लोकल लोग बहुत सारे थे। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी लोकल लोग धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। यूपी बिहार के लोग तो हैं ही, अब राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों का संख्या भी बहुत यहाँ बढ़ते जा रहा है, पहले कम था। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी चीज है कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि अलग अलग कल्चर को देखने का मौका मिलता है। पहले क्या था कि जहाँ से आप आए वहीं देख रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मैं जब यहाँ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ आया, तो मेरा एक सौभाग्य था कि मेरे ही गांव के कुछ लोग यहाँ रहते थे, उनके साथ मैं शिफ्ट हो गया आकर के। गया के लोग शिफ्ट हो गया आकर के। शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ रहता था तो टीचर था, कोचिंग ही पढ़ाता था, लेकिन लोगों का, बच्चों का प्यार था मेरे प्रति। तो थोड़ा सा अगर मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि थोड़ा सा भी अगर ऐसा फील होता था बच्चों को कि ये थके हुए हैं, है ना, या शायद इनका मन नहीं है, तो पूछने लगता था क्या भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, ठंडा लाएं क्या? कोई बच्चा जाके के ठंडा लेके आ रहा है, कोई बच्चा समोसा लेके आ रहा है, इस तरह से मतलब लोग मतलब ध्यान रखते थे, लगता था। लेकिन अब यहाँ तो ऑफिस है, यहाँ तो कोचिंग है नहीं मेरा। अब यहाँ बॉस का डांट भी सुनना है, और बॉस का डांट क्या, ऑफिस तो अच्छा ही था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ जो लोकल का भीड़ था वो मेरे लिए पेनफुल था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह, हाँ मतलब पता चला कि और टाइमिंग भी पता नहीं थी, है ना, कि कौन सा टाइम है, कहाँ का ट्रेन बैठूं, कि कम भीड़ है, कुछ पता नहीं। अभी तो फिर भी ऐप है तो थोड़ा बहुत अब तो बहुत कुछ, अब इतना एक आइडिया हो जाता है ना कि ये यहाँ से, अच्छा ये बेलापुर वाली ट्रेन है तो भीड़ कम होगी, इतने बजे, इस तरह से। पहले कुछ नहीं आइडिया था, तो मैं आंख से आंसू टपकते रहता था, कम से कम 2 महीने के बाद बता रहा हूँ। आंख से आंसू टपक रहा है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ और जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पर्दे की हालत, हाँ कहाँ फंस गया।
1-1.5 महीना बीता होगा, मैं एकदम इरिटेट हो गया रियली में, मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के मैं जो लोग रहते थे उनके साथ बोला कि भैया एक काम करिए, हम छोड़ना चाहते हैं। और जैसा कि मैं बिहार पुलिस में ज्वाइन नहीं किया था, तो ये लोग जानते थे कि इसका पहले हुआ था, लड़का ज्वाइन किया नहीं था, तो उनको डर था कि यहाँ भी छोड़ के भाग जाएगा। तब हम बोले भैया सो एक रिजिग्नेशन लेटर बना दीजिए। और अच्छा, यहाँ तक बात हाँ, यहाँ मैं बता चुका था, आप पूछ सकते हैं जो भी लोग हैं। भैया एक रिजिग्नेशन लेटर बना दीजिए, अब हम यहाँ रहे होंगे नहीं, जो थोड़ा बहुत कमाएंगे जीवन जीने के लिए मेरा वहाँ सफिशिएंट उतना मैं कमा लूंगा, और अब चला ही जाता हूँ, सही रहेगा। लेकिन ये लोग भी खिलाड़ी थे, 5 साल से यहाँ रह रहे, तो जानते थे कि इस तरह की समस्या होती है। वो बोले अच्छा ठीक है, अभी तो हमें आया था अक्टूबर लास्ट में, तो होली जैसे 2 महीना मतलब दिसंबर आ गया, तो बोले कि अभी तो टिकट नहीं मिलेगा भाई, और इंटरनेट का जमाना नहीं था कि मैं सर्च कर लेता बहुत ज्यादा। सो एक काम करो, होली में हम लोग चलेंगे ही, चल लेना हमारे साथ। चल लेना, मार्च की बात है, 2 महीना रुक जाओ, इतना रुक गए तो 2 महीना रुक जाओ, साथ में रेजिग्नेशन दे देना और साथ में चल देना। हम भी उनके जाल में फंस गए। अभी बहुत सही बोल रहे हैं आप, साथ में ही चलते हैं। हाँ। लेकिन जहां आप 4-5 महीने रह लेंगे ना, तो वहां एक अपना सर्किल बन जाता है। तो लेकिन ये इस तरह की बात भी तो है, जैसे ना मुझे याद है मैं अपनी बुआ के यहाँ जाता था बचपन में, तो वहाँ एक शुगर की फैक्ट्री थी, तो उससे बहुत गंदी स्मेल आती थी। अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो बहुत गंदी स्मेल थी, उसमें झेली नहीं जाती थी बस के अंदर। लेकिन जब बुआ के घर जाते थे ना, तो वहाँ वो स्मेल कंटिन्यूस थी, तो उसकी आदत हो जाती थी। वही मैं बता रहा हूँ, क्या 5 महीना मैं ऑफिस में रह गया। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत अच्छी चीज भी नहीं है हमेशा। नहीं कि गंद, समझ रहे आपको, कूड़े की स्मेल है उसकी आदत हो जाती है। बिल्कुल। क्या हुआ कि वही है कि वो यहाँ शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या हुआ कि फिर समय बीता, कुछ लोग दोस्त बन गए, फिर धीरे धीरे मैं 5-6 महीना में यहाँ अभ्यस्त हो गया। अब वो 2 महीना से लेकर के मैं 11 साल से ही हूँ। 11 साल से? हाँ, अब शायद कह सकते हैं कि अब अच्छा लगने लगा ये शहर। तो कुल मिलाकर के यही कहानी है। कहाँ मैं रहना नहीं चाहता था, अब हालात है कि शायद जाना नहीं चाहता हूँ। तो आप सच में नहीं जाना चाहते? ऐसा नहीं है, मतलब अब ये है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम चला ही जाऊं, लेकिन हाँ धीरे लगते रहता है कि थोड़ा नजदीक रहता तो अच्छा रहता है। जैसे बहुत बारी क्या होता है कि पर्व में, जैसे अभी छठ का मौसम है, दीपावली था, तो टिकट नहीं मिल पाता है। आप 2 महीने पहले अगर टिकट बुक कर लिए तो सही बात है, अगर नहीं मिला तो फिर आपको तत्काल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फ्लाइट्स के बहुत ज्यादा रेट्स रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा महसूस करता हूँ कि नजदीक रहता तो अच्छा रहता। और अगर यही जॉब आपको पटना में मिल जाती तो कैसा माहौल होता? तब तो बिल्कुल घर में ही थे, तो नो डाउट शायद और अच्छा फील कर रहा होता। लेकिन यह शहर भी बहुत बुरा नहीं है, ऐसा भी अच्छा है। तो आपने बताया कि आप कोचिंग में भी पढ़ाते थे ना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपको? वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। कारण क्या है कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ अगर आपको कुछ पार्ट टाइम करना है तो ट्यूशन कोचिंग ही पढ़ाना है, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है ना। अगर आप कुछ पढ़ने लिखने से जुड़ा रहना चाहते हैं, नहीं तो कहीं कुछ सेल्स पर्सन बन जाइए, कुछ और कीजिए, तो पढ़ाई लिखाई से लोग कट जाते हैं। और वो तब की बात है, 2012 मतलब 2010 की बात है। तो मैं जब मैट्रिक पास किया था 2005 में, और रिजल्ट भी नहीं आया था, तब से पढ़ाना शुरू किया। 2014 तक पढ़ाया लगभग। मैट्रिक यानी कि 10वीं? हाँ 10वीं पास किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था। घर में थोड़ा लोग कहे कि भाई तुम भी कुछ करो, अपना अगर पढ़ाई चालू रखना चाहते हो तो वही पढ़ाना चालू किया। हालांकि अच्छा डिसीजन था, धीरे धीरे कोचिंग ठीक ठाक चल गई, कमाई ठीक ठाक। कितनी हो जाती थी जब अपने पीक पे था वो कोचिंग? कितने साल चलाया आपने? 10 साल चलाया था। जब मैं आ रहा था तो मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ ओपनली, एकदम बिल्कुल ओपन है कि 10 साल की नौकरी में मैं जितना सेव नहीं किया उस समय उससे ज्यादा सेव कर लिया था। मुझे नंबर दो आप। अब 10 साल पुरानी बात है, अब तो दे ही सकते हो। अब क्या है, सैलरी तो मुझे आपकी पता ही है कितनी होगी, पे स्केल पता लगी तो बस सैलरी जितनी अभी जितना मैं, मतलब ये आप समझ लीजिए। नंबर दो आप मुझे, कितने? जैसे 2010 में अगर बात करते हैं, 2014 में हम यहाँ ज्वाइन किए, तो मेरी सैलरी अगर 35,000 रुपये थी, तो 35,000 रुपये मैं वहाँ कमाता था अपने कोचिंग में, अपने कोचिंग में, और वो भी मात्र 3 घंटा पढ़ा करके। सिर्फ 3 घंटे? सिर्फ 3 घंटे। तो कोचिंग सिर्फ आप रन करते थे कि आपके पार्टनर भी थे उसमें? मैं था, हम थे, हमारे एक पार्टनर थे और 3-4 टीचर्स थे। स्टाफ भी रखा था मतलब? हाँ। उनकी सैलरी भी देते? कुल मिला करके
300 प्लस स्टूडेंट रहे होंगे। 300? हाँ, 8, 9, 10th, 11, 12th। अच्छा, तो अचानक से फिर छोड़ दिया आपने? बस वही कि तो बाकी लोग चला रहे हैं उसको अभी भी? पार्टनर जो थे वो कंटिन्यू किए, हालांकि थोड़ा फिर धीरे धीरे कोचिंग अभी तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चल रहा है, आशा है और अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान में मेरा उसे किसी तरह का कोई कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव है। अच्छा, भावनात्मक जुड़ाव है क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे? क्योंकि इसलिए भावनात्मक जुड़ाव है, बच्चे तो जो थे वो तो पास होकर निकल गए, अब उनकी नौकरी भी लग गई सब। मैं जैसे जब हम बताए ना कि हम लोग एकदम इनिशियल क्या हुआ कि हम तो भाई, एक मेरा दोस्त था, हमारा जो दोस्त था वो जो कोचिंग पार्टनर हमारे थे उनसे वो पढ़ता था, तो हम 2-3 दोस्तों के साथ बात किए कि भाई सोच रहे थे कि पढ़ाई लिखाई चालू किए करें, मतलब पढ़ाने के लिए, सो तू लोग पढ़ाओगे क्या? तो दोस्त बोला भाई मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक लड़का तैयार हुआ तो हम बोले भाई ये कितना पढ़ा लेगा या हम कितना पढ़ा लेंगे, कुछ और लोग चाहिए। कुछ समय के बाद वो भी क्यूट कर गया, बोला कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको कुछ और काम। हम बोले यार अब कम से कम 1-2 लोग तो चाहिए, तो बोला कि हमारे जान पहचान जिनसे हम पढ़ते थे उनसे मिलाए, ठीक है मिला, उनसे मिले। उनसे बोले भैया आपका क्या मतलब कुछ तो होगा जीवन जीने के लिए कि हाँ हमको ये करना है, जैसे हम नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप क्या? तो हमको तो यही है, मेरा एज भी लगभग उतना नहीं बचा है कि तैयारी कर पाऊँ, तो कुल मिला करके हमको कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना है। हमें तो ये आप 4 लोगों के पढ़ाते रहिएगा तो कैसे जीवन चलेगा? अभी ठीक है, उसमें उनका शादी विवाह नहीं हुआ था, बोले अभी आपके खर्चे कम है तो काम चल जा रहा है, लेकिन जब खर्चे बढ़ेंगे तो कैसे आप काम चलाइएगा? तो फिर डिसाइड हुआ कि कोचिंग शुरू करें, तो कोचिंग शुरू किया एक जगह पर, छोटा सा एक जगह लेकर कोचिंग शुरू किया और कुछ पोस्टर्स बनवाए, और पोस्टर को हम लोग रात में 4 बजे उठते थे और जा करके सब जगह चिपकाते थे। हाँ, हम और वो। नाम क्या था कोचिंग सेंटर का? मेरा कोचिंग सेंटर का नाम था ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर। अच्छा, साइंस पढ़ाते थे आप? साइंस कोई नाम था, पूरे 8, 9, 10 के सभी सब्जेक्ट, और मैं कॉमर्स भी पढ़ाता था, इंटर का 11, 12 का कॉमर्स पढ़ाता था, 8, 9, 10 का, मतलब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो को बैकग्राउंड कॉमर्स है स्कूल में? नहीं, मेरा साइंस रहा। साइंस रहा है, तो कॉमर्स पढ़ा देते थे? लेकिन आप कॉमर्स इसलिए कि मैं बीबीएम किया था, तो थोड़ा बैकग्राउंड कॉमर्स का बीबीएम में आता है। अच्छा, तो इस कारण से। अच्छा, तो आप पढ़ा लेते थे। तो यानी कि 35 आप कमा रहे थे, ठीक है। 3 टीचर थे, सैलरी कितनी थी उनकी? उनकी कम थी, वहाँ 15 होगी। हाँ, 45 ये हो गए, तो हो गए 80। एक और आपके मित्र थे, वो भी 35 लेते होंगे, हो गए 1,10,000 करीब ना। रेंट भी आप देते होंगे, और ऊपर 2012 में अच्छा था वैसे? बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो कितना आगे जा सकता था। ये इसलिए कि जब कोचिंग बंद होता था ना, मतलब शाम के समय, तो कहिए कि एक मतलब मेन रोड था, वो जाम लग जाता था एक तरह से कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि 200 बच्चे निकल रहे हैं साइकिल लेकर के, और दिन भर वो कोचिंग चलता था। हालांकि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था, मैं बोला था कि भाई मैं सिर्फ, बहुत ज्यादा भी कोशिश हुआ तो 2 से 6 में पढ़ाता था। मतलब 2 से 3 11th, 3 से 4 12th, और 4 से 6 8, 9, 10th, बस इतना ही। ठीक है। उसके बाद आपको जितना पढ़ाना आप पढ़ाइए, आपको जो शेयर रखना है रखिए, हमको उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज था। तो जैसे ना, अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी बच्चे मान लो बिहार में तैयारी कर रहे हैं ना, अभी क्या है, वो घर से बाहर निकले नहीं होते हैं, अंडे से बाहर निकले नहीं, उन्होंने बहुत कुछ देखा नहीं होता है, तो दिमाग में ना बहुत गलत नोशंस भी होते हैं, जॉब होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये रियलिटी से बहुत दूर होते हैं हम कभी कभी। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कुछ बता सकते हो उनको कि भाई रियलिटी ये है, हवा में मत रहो, चुनाव अगर करना है किसी चीज का तो ये चीजें भी ध्यान रखो? देखिए, सपने तो लोग देखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, देखना भी चाहिए, अच्छा है। और खास करके जिस समय जिस एज में लोग तैयारी करते हैं तब उतना मैच्योर होते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी लग जाने के बाद बिल्कुल आप प्रिंस हो गए, ऐसा नहीं है कि आपके पीछे पीछे दुनिया दौड़ती रहेगी, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, एक थोड़ा सिक्योरिटी आ जाती है कि 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, जितना जिस तरह का आपको नौकरी मिला उतना सैलरी आपको मिल जाएगा, लेकिन काम तो करना है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे बढ़ते जाएगी। तो बिल्कुल ये सोच करके अगर आएंगे कि नहीं अब नौकरी एक बार ले लिए, जैसे एक ख्वाब रहता है लोगों का या एक माइंडसेट रहता है कि सरकारी नौकरी का मतलब एक बार नौकरी मिल गया, काम करना नहीं, आराम है, ये नहीं है भाई साहब। अब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समय से ऑफिस आना है, समय से आप ऑफिस आना है ना। ऐसा नहीं कि आप पहले भाग गए या लेट से गए, ऐसा तो चलेगा नहीं। और छुट्टी भी पहले अप्लाई करनी। हाँ, छुट्टी बिल्कुल टाइमली आपको मतलब इंटीमेट करना है कि हमको
1 हफ्ता 10 दिन पहले बताना है, ऐसा नहीं। कभी कभी चलिए इमरजेंसी केसेस में होता है, लेकिन आपको पहले से प्री इंटीमेट करना है। और साथ में आपको काम करना है ना। जब तक आप काम नहीं करेंगे, काम कैसे चल पाएगा। तो कुल मिला करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका यही है कि जितना आप तैयारी करके नौकरी लेने में जितना आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ हद तक उतना मेहनत आपको नौकरी में सरवाइव करने के लिए भी करना पड़ेगा। ये अच्छी लाइन बोली आपने। ठीक है। तो अब हम आते हैं बिहार के चुनाव पर। चलो हाँ, फिलहाल तो चुनाव का माहौल भी है बिहार में। तो ये जो प्रशांत किशोर है, इनकी कहानी क्या है? पहले तो मुझे बताओ। देखो, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बिल्कुल भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत कम फॉलो करता हूँ। एक आध कोई पॉलिटिक्स पॉडकास्ट देख लिया तो देख लिया, लेकिन ये नाम मैंने काफी सुना, प्रशांत किशोर, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नई पार्टी आ रही है, कुछ तो कुछ बदलाव आएंगे। प्रशांत किशोर तो पब्लिक डोमेन में है। उनके लिए तो कुछ ही छिपा नहीं है। शायद जो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड होगा या इंटरेस्टेड आदमी होगा पॉलिटिकली, वो प्रशांत किशोर को जानता है। इनकी कहानी है क्या, मतलब मोटा मोटी? बहुत ज्यादा तो कहिए कि इन पर हम भी पीएचडी नहीं किए हैं, फिर भी लेकिन जितना जानते हैं वो हिसाब से यही है कि ये यूएनओ में थे, है ना। किस में थे? यूएन में थे। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में थे। यस, यूनाइटेड नेशन WHO के साथ में काम करते थे। हाँ। फिर क्या हुआ कि आईपैक नाम की एक संस्था भी ये चलाते थे, जो डेटा वगैरह पर बहुत क्लोजली काम करता है। 2000 इनका यूटर्न हुआ 2014 का लोकसभा जो चुनाव हुआ ना, उस समय क्या हुआ कि ये मोदी जी के करीब आए। अब ऐसा सुना जाता है कि मोदी जी का निगाह यहाँ इनका तक गया, लोग बताए, इनके बारे में रिकमेंड किए कि नहीं ये लड़का है प्रशांत किशोर नाम का, वो इस तरह का है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक बार आजमाया जा सकता है। इनका दावा, प्रशांत किशोर का दावा है कि मैं ही सारा ऑर्गेनाइज किया था। और लोगों का भी ऐसा कहना है कि जो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी जीत हुई थी बीजेपी की, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रशांत किशोर का बहुत योगदान था इसमें। अच्छा, तो आपने बताया वो जुड़े हुए थे खास संस्था से या कंपनी से जो डेटा के साथ कुछ करती, क्या नाम इनकी अपना आईपैक। ये कंपनी है क्या है? ये आईपैक मतलब एक तरह से कहिए कि कॉर्पोरेट कंपनी है, इनकी कंपनी है। अच्छा, इनकी कंपनी? हाँ, इनकी कंपनी है। मतलब हजारों लड़के काम करते हैं इसमें। ये डेटा पे खेलती है? ये डेटा पे खेलती है, बिल्कुल। पहले क्या था ना कि देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स क्या था कि 2014 से आप कहेंगे ना कि डिजिटल एज आ गया पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिकल एरा में भी बहुत मतलब चेंज आए हैं। कैसे? पहले क्या था कि डेटा पर बात नहीं होती थी, है ना, या होती थी तो मोटा मोटी बात होती थी, इस कास्ट के इतने लोग, इस कास्ट के इतने लोग, हाँ, अच्छा ऐसा। हाँ, अभी ये क्या है कि इसमें इनका बात होता था 2014 में। अब जैसे चाय पर चर्चा, तो चाय पर चर्चा जो स्लोगन था वो इनकी दी थी। अच्छा। अब मोदी जी, पहले क्या होता था कि मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट है, हाँ, तब वो वहाँ उस क्षेत्र में जाएगा, लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, भाषण दे करके आएगा। अब आ गया, उसके बाद लोकसभा वहाँ पर के लोग सुने और निकल लिए। अब क्या है, उसके पास जो रात का समय है या बचा हुआ समय, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता था। अभी क्या है कि मान के चलिए कि अब 24 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक क्षेत्र में जाकर के भाषण दिए, 2 क्षेत्र में भाषण दिए, शाम को आए तो चाय पर चर्चा हो गया, सब जगह डिजिटल स्क्रीन लग गए। अब मतलब कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना। चाय पर चर्चा में मोदी जी यहाँ पर बोल रहे हैं, पता चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपना मैसेज तो दे रहे हैं ना पूरे इंडिया में। तो इनकी ये सोच थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला करके कहिए कि ये डेटा पर बहुत क्लोजली काम किए, एनालाइज किए, उस पर रिसर्च किए। पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना दी इन्होंने? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में तो ये मोदी जी की टीम में थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ। 2015 में बीजेपी और जदयू, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, दोनों अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। बीजेपी और दूसरा नाम आपने क्या लिया? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी क्या हुए कि लालू यादव जी के साथ मिल करके चुनाव लड़ लिए। ओके, दोनों लेकिन अपोजिट पार्टीज हैं दोनों। हाँ, लेकिन फिर भी मिल गए, ठीक है ना, मिल गए दोनों। अब उनके एक लंबा कहानी हो जाएगा कि पहले जैसे नीतीश कुमार बोलते थे कि जंगल राज को हटा करके, नारा दिए थे क्या कि जंगल राज को हटाइए, तभी वो यहाँ मुख्यमंत्री बने 2005 से 2015 तक। मतलब दोनों एक तरह से पॉलिटिकल राइवल थे। हाँ, ना। हाँ। और मौका मिला, जब कुछ नहीं मिला तो साथ हो गए। वही मैं बता रहा हूँ कि उनको मतलब उनके डर दिखा करके नीतीश जो थे वो सीएम बने। और फिर 2015 में दोनों एक हो गए।
उसमें इनकी भूमिका फिर इनके साथ हो गई। प्रशांत किशोर की भूमिका जो थी वो नीतीश कुमार के पार्टी में, लालू की पार्टी में, मतलब ये पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे, ये चुनावी प्रबंधक के रूप में, जैसे कैसे बीजेपी के साथ जुड़े थे उसी तरह से इनके साथ बैक स्टेज काम कर रहे थे। बैक स्टेज काम कर रहे थे इनके अपना क्या उसे कह सकते हैं, कंपनी के साथ मिलकर। उसी तरह से पैसा तो बनाया होगा इन्होंने। हाँ, ये तो बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है, पैसे तो बनाए हैं, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हाँ। और साथ में फिर स्टालिन जो है साउथ के, ममता दीदी जो हैं, तो उनके सबके साथ काम किया इन्होंने। हाँ, ममता बनर्जी के साथ में काम किए। आप बात करते हैं तो यहाँ इनको कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस के लिए अमरिंदर सिंह के लिए काम किए थे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने इनके लिए काम किए, इनको चुनाव जितवाया एक तरह से, तो इनको लगा कि यार अब मैं भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी खोल सकता हूँ। तो इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये भी बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना उसको कैसे चैलेंज कर रहे हैं? इनका क्या है कि जैसे सभी बहुत सारे कम से कम 10-15 दल को ये जिताने का, हराने का जैसे भी काम किए, ठीक है, उसमें इनका पैसा भी बना होगा। उसके बाद क्या हुआ कि 2022 की बात है, 2022 में जैसे क्या है ना कि धीरे धीरे ये कुछ समय के लिए जदयू का ऑफिशियल मेंबरशिप भी लिए थे, और ये जदयू का, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट जदयू का थे। फिर बाद में किसी कारणवश वहां से हट गए और ये सब कहानी हुआ। फिर ये जन सुराज यात्रा चालू की, पद यात्रा कि हम भाई बिहार के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनके अधिकार के बारे में उनको बता रहे हैं, इस तरह से कहानी चालू किए। और कहीं ना कहीं अल्टीमेट गेम तो एम तो यही था, पॉलिटिकल पार्टी बनाना। तो फिर ये जब चुनाव नजदीक आया उसके पहले ये एक पॉलिटिकल पार्टी जन सुराज पार्टी के नाम से पार्टी बना। और इनका मानना है कि ये अम्बेडकर और गांधी जी के, हाँ, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के जो पद चिन्ह है उस पर ये चल करके और जन कल्याण का काम करेंगे। इनका जो सबसे बड़ा फिलहाल जो फोकस है वो दो चीज है। इनका पलायन पर बहुत ज्यादा, मतलब आप पूरा इनका जो एजेंडा में पलायन है, रोकना है उसको। हाँ, इनका कहना है कि जो बिहार के जो लोग हैं जो बाहर जाकर के काम करते हैं 12,000-15,000 के लिए, उस पलायन को रोकना है। और बहुत ज्यादा हम नहीं तो 12-15,000 रुपया ही हम दे करके यहाँ लोगों को, हाँ, यहाँ इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि 12-15,000 रुपया यहाँ मिल जाए तो कहला बाहर जाएगा। इस तरह से इनका फिलहाल एजेंडा है। तो सिर्फ पलायन मुद्दा है, और भी तो कुछ मुद्दा होगा? नहीं, और भी मुद्दे हैं, जैसे मतलब एजुकेशन को लेकर के भी है कि हम कैसे रिफॉर्म लाएंगे। इनका कहना है कि अगर कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है तो जो खर्च हम सरकारी विद्यालय में कर रहे हैं उतना हम उसको, मतलब एक तरह से कहिए कि देंगे ताकि वो कहीं प्राइवेट में पढ़ सकता है। इस तरह का इनका सोच है। तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या करेंगे, क्या पैसा कैसे आएगा गवर्नमेंट के पास? इनका पहला है कि भाई हम शराबबंदी जो है उसको सबसे पहले चालू करेंगे, ठीक है, तो कुछ रेवेन्यू तो वहाँ से कलेक्ट होगा। और भी इनका है ये पूरा, आप देखेंगे इनका मतलब क्या उसे कहते हैं, इंटरव्यूज वगैरह अगर आप इनका देखेंगे तो एक रोड में बताए हैं कि किस हिसाब से ये मतलब जो बोल रहे हैं जिन चीजों को वो किस हिसाब से पूरा करेंगे। जो वादे किए जा रहे हैं, है ना, कि मैं इतना लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार के अवसर बनाऊंगा, या पलायन को रोकने का काम करूंगा, तो कैसे ये एक रोड मैप इन्होंने पब्लिकली, ठीक है, दिया। हाँ, रोड मैप बताया है, उसके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको भी बताया है, कहाँ से पैसा आएगा इसको भी बताया। ठीक है, मैं चेक करूंगा। और दूसरी बात, एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा आपको, लेकिन जितना मैं बाहर से देखता हूँ तो मैंने एक बार ये बात सुनी है कि जो बिहार में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ कास्ट के लिए वोट करते हैं मोस्टली। ये सही है? ऐसा अब लोग हैं जो बोलेंगे नहीं ठीक है हमारा आदमी नहीं, हम कर देंगे? आप, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। सही है आपका प्रश्न, लेकिन आप बोले बिहार के लोग, हाँ, आप ऐसा बताइए भारत में कौन सा स्टेट होगा जहाँ की पॉलिटिकल बेसिस पे वोट नहीं किया जाता है, मतलब कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं किया जाता? एक स्टेट आप बता दीजिए। ऑलमोस्ट हर जगह ये थोड़ा थोड़ा। अब रीजन क्या है कि बिहार थोड़ा ज्यादा इस मामले में एक्सट्रीम मतलब, हो गया है। हाँ, एक्सट्रीम हो गया, मतलब इसको कहिए कि ज्यादा उछाला गया, लोग जान गए। लेकिन ऐसा नहीं, हर एक स्टेट में कास्ट बेसिस पर होता है। हालांकि बदलना चाहिए, बंद होना चाहिए। लोग विकास के नाम पे वोट दे, किसी भी पार्टी को दे। देखिए सीधा सीधी बात है, मान के चलिए कि कोई पार्टी आया XYZ, अगर वो पार्टी आया, वो जो भी अपना बताया कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे, अगर वो कर दिया तो ठीक है, उसका मार्कशीट के आधार पे उसको आप आगे मौका दे सकते हैं। अगर वो नहीं किया
तो आप दूसरे को मौका दीजिए। जैसे क्या होता है, जो बच्चे जब हम लोग की क्लास में पढ़ते थे तो है ना जी कि 35% लाइएगा तब पास होकर के अगले में जाइएगा। अगर आप नहीं पास कर पाए तो उसी क्लास में फिर से आपको रहना है कि तो नहीं? आप बोल रहे वोट इनको दे देंगे लोग, क्योंकि लोगों को भी ऐसा कुछ चाहिए कि थोड़ा फ्रेश हो, बहुत बोर परेशान हो गए हैं लोग वही सेम नहीं देखिए, जरूरी नहीं कि इनको वोट देंगे, और ऐसा तो मैं कहिए कि इनका कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूं। मैं जो इनका सुना हूँ बता रहा हूँ, लेकिन हर कोई अपने दावे कर रहे हैं। जैसे कभी जो इवन शासन में जो है बीजेपी और जदयू का अभी शासन फिलहाल बिहार में है, बहुत सारे लोग इनके पक्ष में बोलते हैं कि बहुत सारा काम हुआ है, वो भी अपना काम जुड़वाते हैं। बदलाव का गुहार लेकर के जो तेजस्वी यादव हैं, जो लालू यादव के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनका पार्टी का नाम है, वह भी आए हुए हैं कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव का गुहार लेकर के प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं। तो जनता को डिसाइड करना है इसमें क्या करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे ना बिहार की पॉपुलेशन अराउंड 20 करोड़ होगी, शायद 14 करोड़ के आसपास। और जैसे जितना बाहर से जब लोग देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि बिहार एक सिंगल यूनिट है, कि कल्चरल थोड़े भी बदलाव नहीं है। लेकिन जैसे मैं जानता हूँ कि थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग होती है ना, तो कुछ बता सकते हैं कैसे कैसे रीजन में क्या क्या चेंज होता है? देखिए कितने रीजन है, मतलब वहाँ जैसे उत्तराखंड में क्या है, 2 रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल, जिनकी आइडेंटिटी है अपनी सेपरेट। कोई मुझे मिलेगा तो कुमाऊनी आदमी तो मुझे बोलेगा गढ़वाली है। अच्छा। और वो मुझसे मिलूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये कुमाऊनी है। ओके। स्टेट एक ही है। थोड़े से डिफरेंस है लैंग्वेज में, थोड़ा डिफरेंस है। बाहर के लोग उतने अवेयर नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। तो नहीं तो बिहार में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ऐसा कहा जाता है, या मध्य बिहार, इस तरह से रीजन बटे हुए हैं। 2-3 हैं, 3 रीजन में एटलीस्ट। हाँ, जैसे मैं मगध का हूँ, है ना, जैसे मगध क्षेत्र में मगधी बोला जाता है। ठीक है। तो मगध का एक क्षेत्र हो गया, एक भोजपुर का क्षेत्र होता है ना, थोड़ा यूपी में भी लगता है। हाँ, कुछ यूपी का साइड का भी लगता है। तो वो पूरी जो हो गया वो भोजपुर बोलने वाले हैं। तो उसी तरह से अब एक मिथिला का क्षेत्र हो गया, पूर्वांचल उधर का, उधर मिथिला का लैंग्वेज बोलेंगे। इस तरह के लैंग्वेज हैं। और कितने हैं? एक तो आपने बोला मगधी, मिथिला, हाँ, भोजपुरी और मोटा मोटी 3 ही आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन वो आइडेंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मतलब आपस में जब मिलते होंगे तो पता होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं मगध का हूँ और कोई भोजपुर से मिलूं तो अरे यार ये भोजपुर का, ऐसा नहीं है। नहीं, नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव उसमें डिफरेंशिएशन तो रहता है ना कि ओके। मुझे उतना नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ऐसा तो मतलब ऐसा हो सकता है कि बिहार को 3 सेपरेट स्टेट्स में बांट दें तो इस लैंग्वेज या इस रीजन के बेसिस पे बांटा जा सकता है। ऐसे तो आप देखिए, लैंग्वेज तो आप हर एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे थोड़ा टोन चेंज हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं, हर एक टोन चेंज, मराठी में भी होता है, हर जगह पर होता है। लेकिन उसके आधार पर आप रीजन का डिवाइडेशन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि किसी भी भाषा का एक अपना अस्तित्व और गरिमा है, और कहीं न कहीं भाषा के आधार पे कुछ क्षेत्र को निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाषा के बारे में बात करते हैं। हम लोग हिंदी क्षेत्र से आते हैं ना, और जैसे मैंने देखा है कि अधिकतर नॉर्थ में तो सबको लगता है कि भाई हिंदी ही है जो है ना, और अवेयर भी नहीं होते हैं कई लोग तो कि नहीं भाई, नॉर्थ में बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, और साउथ में एक लैंग्वेज डिफरेंट है, और वहाँ आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है उनकी भी। लेकिन एक साउथ इंडियन लेडी ने, मैं देख रहा था, उसने एक बात कही तो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी। उसने कहा कि भैया जो तुम हिंदी बोल रहे हो ना, हिंदी इज अ लैंग्वेज किलर, कि हिंदी रीजनल लैंग्वेज को मार देती है धीरे धीरे। जैसे कि उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, ये अभी हिंदी इतनी सिमिलर है कि अब उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी बहुत कम बोलते हैं लोग, मुझे नहीं आती, सोचो आप। तो ऐसा है क्या कि रीजनल लैंग्वेज जो है जिसकी हम बात करते थे अभी, मगधी और ये सब, ये अभी भी क्या अभी अब एंडेंजर्ड तो नहीं है? क्योंकि यूएन के बीच में लिस्ट आई थी, हम लोगों के स्टेट गढ़वाली तो एंडेंजर्ड है, उन्होंने बोला 40-50 साल में गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन देखिए, वो जो बोली है मैम, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, वो क्या सोच के बोली पता नहीं, लेकिन आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचने की कोशिश कीजिए। उनका कहना है कि यह भाषा को मार देती है। ठीक है, ऐसा नहीं। अगर मैं मगधी हूँ तो डेफिनेटली मैं जरूरत पड़ेगा, 4 लोग मिलेंगे तो मैं मगधी में बात कर पाऊंगा। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो वो नहीं बोल पाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बातें देखिए, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या जितने बड़े लोग हुए हैं, उनको सबका बोलना ये बात है, हिंदी जो है वो भारत को एकता में पिरोने का एक
सबसे बड़ा सूत्र है। आप अभी बहुत अच्छा बात बोले कि गढ़वाली में नहीं बोल पाता हूँ, हिंदी बोल पाता हूँ, या हो सकता है मैं मगधी ना बोल के मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जो पहले तमिल तेलुगु बोलते थे वह भी हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तमिल तेलुगु नहीं बोल रहे हैं या कन्नड़ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वो। कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप मत बोलिए, बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, जो बोलना आपको बोलिए। लेकिन अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं यानी कि आप भारतीय एकात्मता के साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ अजम्पशन है एक, क्या कि हिंदी भारतीय एकात्मता के लिए जो भी आपने बोला, नहीं बिल्कुल एग्जाम्पशन कैसे है। देखिए आप ये बात कि साउथ इंडियन को कैसे समझाएंगे वाई हिंदी? अगर दिल्ली ना होती हमारी राजधानी होती चेन्नई, सारे जो लीडर्स थे यहाँ से आते तो हिंदी इतना जोर आप देते क्या? देखिए आपका क्या होता है ना, देखिए घर में गार्जियन कौन बनता है? सीधा एकदम एग्जांपल, बाकी छोड़ दीजिए। घर में गार्जियन मान के चलिए कि जो 5 साल का बच्चा उसको आप गार्जियन बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। हाँ, जो बड़ा है, हाँ। जो बड़ा क्यों? जो बड़ा है मतलब आप एक सर्वे करा लीजिए, भारत में जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा रहेंगे वो लीड करेगा। आपके अनुसार से कौन सी भाषा लगती है? लेकिन 1950 में भी ऐसा होगा क्या? क्यों कि हर जगह हिंदी ज्यादा बोलते होंगे? नॉर्थ का भाषा मतलब अभी भी ठीक है। आपको कौन सा ऐसा जगह लगता है जहाँ की 1950 में हिंदी नहीं बोली जाती होगी और वह बहुत ज्यादा बोलने लगी, हम ड्रास्टिक चेंज आया? आप बताइए। मुझे लगता है हमारे रीजन गढ़वाल में जैसे क्या पुराने लोगों से आप बात करोगे ना, अगर उनको नहीं आती हिंदी, नहीं ठीक है, लेकिन मैं दादी को बिठा दूंगा एक, तो पता ही नहीं चलेगा आपको ना, उनको हिंदी का एक वर्ड समझ में आएगा। आप बोलिए। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि एक पर्सनल एकदम जैसे जिस कमरे में आप रह रहे हैं ना, उसी कमरे में एक साउथ इंडियन रहते थे। क्या होता था कि जो भाई साहब थे वो सीआरपीएफ में थे, तो उनका तो हिंदी बहुत अच्छा बोलने आता था, लेकिन उनकी माँ और उनकी पत्नी दोनों को हिंदी आता नहीं था। तो क्या हुआ कि एक बार वो नॉक किए डोर को, तो मैं खोला इत्तेफाक से, तो शायद अम्मा आई हुई थी, तो अब वो मैं बोली कि बताइए बताइए, और तो वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। मैं बोला यार क्या बोलूं, मैं इंग्लिश में टूटा फूटा अपना जो भी जितना आता है उतने में मैं बोला, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। फिर मैं अपने वाइफ को बुलाया कि अम्मा आई हुई है, कुछ बोल रही है क्या है, तो वो इशारा में मतलब कम्युनिकेट की वाइफ से। अब पता ना क्या बोली, वाइफ को कुछ लगा, तो फिर वाइफ फिर भी लगता है कुछ सामान के बारे में बोल रही होंगी, इस तरह से इशारा में कम्युनिकेट की। हो सकता है कि वो इशारा कर रही हूँ, अगर वाइफ को भी पता नहीं चले या मुझे ही पता नहीं चले तो मैं तो उनके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आपको हिंदी थोड़ी ही आती है, अगर आप जुड़ रहे हैं, तो सोचिए कि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, मेरा सवाल ये है ना कि आप बोल रहे हो कि ज्यादा लोग अगर सेम लैंग्वेज बोलेंगे तो एकता बढ़ेगी, यस और नो? यस। तो वाई हिंदी, अंग्रेजी क्यों नहीं, संस्कृत क्यों नहीं? हाँ, इसीलिए कि जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि भारत में अभी फिलहाल 70% लोग हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने एक सर्वे सुना था, हालांकि वो थोड़ा लेफ्टिस्ट अखबार है, आप जानते होंगे, द हिंदू में, तो सिर्फ भारत में 23% लोग हिंदी बोलते हैं। कितना? 23। पंजाब जाइए कोई हिंदी नहीं बोल रहा है। देखिए द हिंदू तो खैर बड़ा नाम है, अब उनके डेटा पर हमें नहीं है कि हम उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आती होगी, लेकिन उनका कहना है जो सिर्फ सोल स्पीकर्स हैं। हाँ ठीक है, सोल स्पीकर। देखिए क्या है, फिर तो आप पूरे सिर्फ आप क्या हुआ कि अब बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़ी हिंदी बिल्कुल नहीं बोल पाते। जैसे हम ही बोल रहे हैं, तो हम क्षेत्रीय भाषा भी मेरे बातों में घुला हुआ है, बिल्कुल एकदम मैं हूँ इस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, एकदम खड़ी हिंदी। हाँ, हम वाला बात है, कहानी है ना, हम है। तो उस तरह से, तो अगर इन चीजों को हटा करके वो जोड़ते होंगे तो 23%। लेकिन अगर हिंदी समझने वाले बूझने वाले लोग किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 80% लोग जानते होंगे भारत में। बट लेकिन मेरे को एक बात लगती है, जैसे ना हिंदी को इतना प्रमोट करती है, गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है ना, हिंदी विभाग खोला हुआ है, तो व्हाई नॉट संस्कृत? वैसे तो हम बोलते हैं हम इसीलिए 5000 साल पुराने, बिल्कुल हमारे सारा जो टेक्स्ट है, जो असली टेक्स्ट है, जो तमीज का कुछ लिखा गया है, वो सब संस्कृत में है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि संस्कृत जानने वाले लोग मुश्किल से 2-4% होंगे, तो आपको ज्यादा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके लिए। ज्यादा लोग, अभी क्या कि 70% लोग हिंदी जान रहे हैं, तो 30% को एजुकेट करना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश जानेंगे तो हो सकता है कि 20% लोग भी नहीं जान रहे होंगे, तो आपको 80% को एजुकेट करना। गवर्नमेंट को एफर्ट डालना चाहिए, नहीं? आपको क्या लगता है, हिंदी विभाग की जगह संस्कृत विभाग नहीं होना चाहिए? पढ़ाई का व्यवस्था तो हर एक करिकुलम में आप संस्कृत पढ़िए, मना थोड़ी किया गया है। संस्कृत स्कूल अब हिंदी का इतना जिक्र आप कर रहे हैं, तो अगर आपका इजाजत हो, देखिए
तो हिंदी का एक कविता आपको हम सुना है, अगर इजाजत हो तो। सुनाओ। हाँ? हाँ उसके लिए मोबाइल हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में ही लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किधर है? वो मोबाइल मेरा है। ये है क्या? क्या हुआ था कि बदलापुर, थोड़ा सा 1 साल पहले की बात है। देखिए, अब हिंदी की बात है, जैसे देखिए ये याद मुझे इसलिए आया कि हिंदी की आप संस्था की बात किए, हिंदी ऑफिसर्स की बात किए, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हर बार, हर साल मनाया जाता है। तो हम लोग भी कम से कम हिंदी दिवस के नाम पर एक कविता लिख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा राइटर तो हूँ नहीं मैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होता है कि इसी कारण यहाँ पे बदलापुर एक जगह है मुंबई। हाँ, इस मूवी भी बनी है। हाँ, उसमें क्या हुआ था कि कुछ एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ मिसबिहेव किया गया था। सुनते हैं रेप प्रोटेस्ट भी हुए थे उस पे, रेप वगैरह हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। मैं जब सुना ना तो रियली में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लोगों बाकी बहुत जगहों पर सबको बुरा लगा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के आगोश में, आलोक में हम एक कविता लिखे थे, ठीक ना। और हालांकि उसी के सिमिलर वे में बंगाल में भी हुआ था। हाँ। लेकिन हम जो लिखे थे उसकी पृष्ठभूमि महाराष्ट्र है। और एक सेकंड, कहाँ पर है? और जब वो जो लिखे थे तो यही था कि इस तरह से जो हरकतें हो रही है, छोटी बच्ची तक लोग आजकल समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा पुराना लगे, लेकिन प्रासंगिक है। ठीक है, शुरू करते हैं। वेदना हम रखे हैं इस कविता का नाम, वेदना, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर है, जहां आपको महसूस हो कि हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप सूचित कीजिएगा। अंधियारा भी आहत होगी जिस क्षण तुमने सोचा था। ये आप जो कुकर्म किया उसके बारे में, उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। अंधियारा भी आहत होगी जिस क्षण तुमने सोचा था, मानवता का जीते जी तूने गला जब घोटा था। ठीक है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, है ना। नन्ही मासूमों के संग जब दुराचार किया था, यम भी पश्चातापित होंगे जीवित इसे क्यों छोड़ा था। हालांकि बाद में उसको निपटा दिया गया, तो इस लाइन को हम हटा दिए। ठीक है, कि हम भी पश्चातापित होंगे जीवित इसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि निपटा दिया गया, तो हम चेंज कर दिए कि सन्नाटा भी सामा होगा मर्यादा जब तोड़ा था। फिर से पढ़ते हैं। अंधियारा भी आहत होगी जिस क्षण तुमने सोचा था, मानवता का जीते जी तूने गला जब घोटा था, नन्ही मासूमों के संग जब दुराचार किया था, सन्नाटा भी सहमा होगा मर्यादा जब तोड़ा था। नीच अधम हो गए तुम इतने जरा सी भी दया ना आई। अधम मतलब अधर्मी। हाँ, अधम व्यभिचारी, इस तरह से। नीच अधम हो गए तुम इतने जरा सी भी दया ना आई, क्या बीतेगी उन पर जब जानेंगे बाबा आई। मतलब माता पिता, उसके माता पिता। हाँ, क्या बीतेगी उन पर जब जानेंगे बाबा आई। धरती माँ उद्वेलित है, आसमान में पीड़ा है, तेरे कुकर्मों के कारण पूरा शहर शर्मिंदा है। वो बदलापुर की बात नहीं हुआ, वो पूरा महाराष्ट्र मुंबई की बात हो गया। पूरे देश में बात होने लगा कि मुंबई में ऐसा हो गया, मुंबई में। अब हम भी मुंबई में रह रहे हैं तो हमें भी बुरा लगेगा नहीं। आखिर कर्म भूमि तो यही है फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आहत हम हो गए थे, तो हम लिखे हैं वही है कि तेरे कुकर्मों के कारण पूरा शहर शर्मिंदा है। दुष्कर्मी जब बन बैठे थोड़ा सा भी ध्यान ना आया, किस भूमि पर हुए खड़े तनिक भी इसका मान ना आया। ये महाराष्ट्र का अपना एक इतिहास रहा है, वहीं पर हम आ रहे हैं। दुष्कर्मी जब बन बैठे थोड़ा सा भी ध्यान ना आया, किस भूमि पर खड़े हुए तनिक भी इसका मान ना आया, स्वर्णिम भव्य इतिहास का जरा सा भी शान ना आया, अपने यशस्वी पुरुषों का लेस मात्र भी मान ना आया। आखिर हम लोग करते ना कि मेरे बाप दादा ऐसे थे, तो वही है कि अपने यशस्वी पुरखों का लेस मात्र भी मान ना आया। क्या भाई, ये भूमि है पुण्य प्रतापों की, ये भूमि है पुण्य प्रतापों की, साहस सिंह पताकों की, ये भूमि है गौरव आभासों की, वीर दिव्य मराठों की, ये छत्रपति की भूमि है, ये छत्रपति की भूमि है, कीर्ति की ऊंची चोटी है, लिखने हेतु गौरव गाथा
अंबर धरा भी छोटी है। ठीक है। फिर से, ये भूमि है पुण्य प्रतापों की, साहस सिंह पताकों की, ये भूमि है गौरव आभासों की, वीर दिव्य मराठों की, ये छत्रपति की भूमि है, कीर्ति की ऊंची चोटी है, लिखने हेतु गौरव गाथा, अंबर धरा भी छोटी है। कौन थे छत्रपति? वे अबला के रखवाले थे, वे व्यभिचार के नाशक थे, वे मानवता के मानस प्रतीक, वे अधिकारों के उच्चारक थे। वे अबला के रखवाले थे, वे व्यभिचार के नाशक थे, वे मानवता के मानस प्रतीक, वे अधिकारों के उच्चारक थे, वे बर्बरता के भक्षक थे, वे सब समाज के रक्षक थे, वे भारत के भाग्य विधाता थे, वे भारत के भाग्य विधाता थे, वे जनमानस के दैवत थे। यहाँ दैवत उनको लिखा जाता है, उनका पर्यायवाची शब्द है देव। हाँ, वे जनमानस के दैवत थे। भूदेवी की कृपा अनुपम और भी यहाँ विभूति है। छत्रपति जी महाराज तो हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस धरा को विभूषित किए हैं, लेकिन अब छोटी सी कविता में सबका जिक्र तो किया नहीं जा सकता है। उसी लिए है कि भूदेवी की कृपा अनुपम और भी यहाँ विभूति है, सबको चरण बंदन है, सबकी कथा अनूठी है। तो जहाँ इस तरह की विभूति रहेंगे, इस तरह का नीच काम करोगे, कुछ तो ध्यान रखो यार, है ना। पर प्रश्न मगज में आया है, यह प्रश्न अत्यंत जरूरी है। पर प्रश्न मगज में आया है, यह प्रश्न अत्यंत जरूरी है, आखिर कहाँ चूके हम हैं, यह मंथन अति जरूरी है। कि लोग इस तरह से नीच काम करने लगे। क्या है भाई? मैंने समझा कारण जो, वो कारण मैं बतलाता हूँ। ठीक है। मैं गुणी ज्ञानी नहीं, मैं अपना मत बतलाता हूँ। हमने महापुरुषों को केवल राजनीति को रखा है, हमने महापुरुषों को केवल राजनीति को रखा है, उनके संदेशों को त्यागा, केवल प्रतिमाओं में रखा है। कि बरसी हुआ जाके माला चढ़ा दिए, पुष्पांजलि दे दिए, एक कर दिए, वो कर दिए और राजनीति कर गए। आदर्श को तो कोई देख ही नहीं रहा है उनका, है ना। मैंने समझा कारण जो, वो कारण मैं बतलाता हूँ। मैं गुणी ज्ञानी नहीं, पर अपना मत बतलाता हूँ। हमने महापुरुषों को केवल राजनीति को रखा है, उनके संदेशों को त्यागा, केवल प्रतिमाओं को रखा है। राजनीति करने वाले राजनीति कर जाते हैं, हम थे कितने वैभवशाली, यही सोच रह जाते हैं। पांच जन्य उद्घोष करो अब, पांच जन्य उद्घोष करो अब, हम सब जागृत होंगे, केवल माल्यार्पण नहीं, अब आदर्शों से तर्पण होंगे। ठीक है। जो उनके आदर्श है, केवल माल्यार्पण नहीं, अब आदर्शों से तर्पण होंगे। लास्ट पंक्ति है यहाँ के पूरे भारत के विश्व के लोगों के लिए। हे पुण्य श्लोक पावन पुनीत धरा पर रहने वालों, हे पुण्य श्लोक पावन पुनीत धरा पे रहने वालों, अनुनय विनय है तुमसे, हे धर्म ध्वजा रखने वालों, प्रण लें हम सब संकल्पित हों, जो हुआ अब न होगा। इस तरह से अपराध कभी नहीं कीजिए। वहीं पर है, प्रण लें हम सब संकल्पित हों, जो हुआ अब न होगा, जो भी हो पर संतानों में अनुशासन नैतिकता होगा। कुछ भी हो पर संतानों में अनुशासन नैतिकता होगा। ठीक है, वाह। तो हिंदी जो है ना, वो ऐसा नहीं है, आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, और भाषा एक माध्यम है। लेकिन आजकल हिंदी लिटरेचर का क्या है सीन? आप देखते हो, पढ़ते हो क्या? कुछ बुक छप रही है? बहुत पढ़ाकू टाइप के आदमी तो हम है नहीं, सच बात है। जो एक हम व्यवहारिक जीवन में जो देखते समझते हैं, पढ़ते हैं, उसी के आधार पे एक अपना मंतव्य बनाते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन हमेशा से कोई भी साहित्य रहा हो, या वो हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, तमिल तेलुगु, तो कितना प्राचीन साहित्य है, बहुत समृद्ध साहित्य रहा है। साथ हिंदी संस्कृत की बात आप कर रहे थे, तो सबका एक अपना अस्तित्व है, एक अपना विरासत है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बाकी को भूल रहे हैं, या बाकी को भूल जाना चाहिए। नहीं, जरूरी है, सभी को पढ़ रहे हैं। या यह भी जरूरी नहीं है कि अगर हिंदी आप नहीं पढ़े तो दिन भर वही साहित्य आप पढ़ रहे हैं बैठ करके। हो सकता है कि यह भी नहीं पढ़े, वो भी नहीं पढ़े, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से एक बहुत अच्छा, देखिए उसमें जिक्र किए थे ना, तो 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में था, एक साउथ इंडियन है, तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं। तो वो बताए कि मेरे अंकल जो थे वो विदेश में काम करते थे। उस समय क्या होता था कि जब वो 10th वगैरह करते थे तो सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट करना रहता था। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था, सेकेंड लैंग्वेज में वो क्या लिए, तो हिंदी लिए।
बोल रहे थे कि मैं अच्छा किया कि हिंदी लिया, क्योंकि मैं बाहर आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कम्युनिकेट करने में, और कहीं ना कहीं मुझे इसका फ़ायदा मिला। तो यही है, आप अगर तमिल तेलुगु हैं वो भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, जो मन है। ऐसा नहीं 24 घंटा में आप दिन भर तो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं ना पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटा हिंदी पढ़ रहे हैं तो भाई आधा घंटा दूसरा चीज़ पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है तो। यही ब्लेम करना कि हिंदी के कारण हम बाकी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बर्बाद होते जा रहा है, यह ऐसा मेरे ख्याल से अतिशोक्ति है। अतिशयोक्ति है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग बोलते हैं, आप कुछ नहीं। ठीक है।